संगरिया में, तब नशे के कारोबार, ये जो अवैध नशे का कारोबार है, ये बंद हो गया था। तब कहीं पर भी अफीम पोस्ट वगैरह नहीं मिलती थी, आज मिल रही है। जाहिर सी बात है, कोई विष्णुदत्त बिश्नोई जैसा अफसर आगे नहीं है, और जो भी बैठा है वो उस नशे को बढ़ाने की इजाजत दे रहा है। मुझे बब्बू भुल्लर भाई ने ज्वाइन किया है, इनको लेते हैं, आपको भी लेंगे। जी बाबू भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। अपने सुनाइए, आप क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ यार, 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, मुझे बोलते बोलते थक गया था। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप आए। थोड़ा सा आपको, आपके आने से मुझे राहत मिल गई है। देखो यार, लोग इधर उधर की बातें कितनी घुमा रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं करना अरे भाई, चाहता। प्रॉब्लम हमारे लोगों में ये है ना कि हम पता नहीं क्यों हमारे लोग सत्ता से या सरकारों से इतना डरे हुए हैं कि बोलना नहीं चाहते कुछ भी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी हम अपनी वॉइस अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना चाह रहे। कि पता नहीं सरकार हमारा क्या नुकसान कर देगी या पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में वहम बैठा हुआ है। तो इसीलिए शायद लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहते हैं लेकिन ठीक है, आप बैठे हैं, मैं बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, आदमी 3 आदमी बैठे हैं ना, तो बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिवली अपनी बात रखते हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखते हो, वो ये लोग नहीं रख रहे हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। मुझे नहीं बाबू लगता कि भाई, हमें डरना चाहिए। बाबू भाई एक बात बताओ, जी। अगर अगर हमारा पुलिस प्रशासन सचेत हो, अगर जी। हमारे लीडर जो हैं उनका मन जी। साफ हो, तो फिर क्या इस तरह के गैर कानूनी काम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हैं? पुलिस अगर चाहे तो आपने शायद कई फिल्मों में भी डायलॉग सुना होगा कि पुलिस वाले से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। अगर हमने पुलिस वाले से बड़ा कोई हत्या नहीं हो सकता, लेकिन आजकल खिलौना नहीं। अगर पुलिस सही मायने में अपना काम करे, उस पे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। उन्हें अपना काम करने नहीं दिया जाता, जो उनका असल काम है, और इधर उधर के कामों के लिए उन्हें लगा दिया जाता है। जी, एक इसके लिए शायद हरी बेनीवाल नहीं, सॉरी, बनवारी लाल जी हैं, उनकी भी दो बातें सुनते हैं। बनवारी लाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। यार सर मत बोला करो, कॉल मी अरविंद, मुझे अरविंद कह दिया करो सिर्फ। हाँ अरविंद जी, मैं जी तो कहूंगा आपको। आपसे मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ और आपका जिक्र प्रेमाराम जी भाई साहब से भी किया है। हम्म। सबसे पहले तो आधे मिनट में मेरी बात रखूंगा कि मैं पाकिस्तान उस धरती को नमन करने जाना चाहता था जहां सरदार भगत सिंह ने जन्म लिया, और उसमें आपकी सहायता की जरूरत थी। तो मैं फिर भी आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा इसके लिए। जरूर यार, कर आपने दो। सर नशे की बात करी है, मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा सर। हम्म। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कर रही है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है सर। हम्म। क्या सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ यार, आपको सुन रहा हूँ, बोले आप। हाँ, इसके इसके लिए एक सरकारी चीजें जो वो हो रहा है, छूट है, आंखें बंद कर रही हैं, वो तो मुद्दा है ही है। इसके लिए दूसरा है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, जब यूथ को रोजगार इजी वे में नहीं मिल रहा है या मुश्किल से भी नहीं मिल रहा है, तो उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है कि वो क्या करे। नहीं, वो एक नहीं है। ये अगर ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो नशा करना शुरू कर दे। नहीं, नशा सर नशा तो, ये जब वो नशे के कारोबार में उतरता है तो चीजें फिर फैलती ही है ना। एक बात सुनो, जी। देश में बेरोजगारी तो, एक सेकंड एक सेकंड बब्बू भाई, देश में बेरोजगारी तो अंग्रेजों के जमाने में भी थी, बहुत जी। बेरोजगारी जी। थी, बहुत भुखमरी जी। थी। अगर जिनकी बात आप कर रहे थे, अगर भगत सिंह भी यही चाहते कि यार कुछ जी। बन नहीं रहा है, हम भी यही काम में लग जाते हैं, तो फिर भगत जी सिंह ना बनते। सर, अंग्रेजों के जमाने के आंकड़े और सूचनाएं तो मेरे पास इतनी पुख्ता उपलब्ध नहीं है ताकि मैं उन पे बता सकूं कि कितनी बेरोजगारी थी और क्या था। एक बात, लेकिन चलें चलें, एक बात बताओ, बेरोजगार हैं तो क्या ये एक तरह की परमिशन है, इजाजत है कि आप नशे में पड़ जाओ?
नहीं सर, परमिशन तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो समझ में आता है और समाजशास्त्रियों को मोटा मोटी ऊपरी सतही तौर पे देखा है, उसमें यही निकल के आता है कि आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो अच्छा और बुरा जज नहीं कर करके वो सब करने लग जाता है जो उसके सामने उपलब्ध है। अच्छा, चलो चलो ठीक है, उपलब्ध है तो सवाल आपने बड़ा अहम यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि जो उपलब्ध है, तो जी ये अफीम, पोस्त और जो गंदा नशा है, ये उपलब्ध जो लोग करवा रहे हैं, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता? और जब विष्णु दत्त जी जैसा ईमानदार अफसर हमारे यहाँ रहा जी हो, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि विष्णु दत्त जी के जाने के बाद उनके आदर्शों पर चल के, उनके जो उसूल थे उन पर हम चलें, और जो लोग गलत काम करते हैं, किसी भी किस्म का गलत काम हो, हर उस गलत काम के लिए जिसके लिए विष्णु दत्त जी खड़े हुए, उसका सामना जी किया, हम भी उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें। क्या ये हमारी तरफ से विष्णु दत्त जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी? सर, निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन इतना क्या वास्तविक रूप से बड़े मास स्तर पे इतना दिल से लोग जीते हैं क्या, जितना दिल से आप कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए? क्या ये प्रैक्टिकली क्या सब लोग इतना दिल से सोचते हैं क्या? बड़े स्तर पे हो सकता है 10-20% सोचते हो। चलो ठीक है, हम जो नहीं सोचते, नहीं सोचते सर। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 15-20% सोचते हो, 80% नहीं सोचते, तो हो सकता है 15-20% में मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पे तो नहीं सोचते इतने लोग चलो कि चलो देश 30% समाज। कर लेते हैं, चलो 30% कर लेते हैं, तो 70%। मैंने वो जो गोवर्धन जी के साथ बात की थी, तो मैंने यही सवाल उठाया था ना सबसे पहले कि हर इंसान विष्णु दत्त जी के लिए, एक ईमानदार पुलिस अफसर के लिए लड़ना चाहता है, उसे इंसाफ दिलाना चाहता है। आप बात सुनो, मैं आपको जवाब मौका दूंगा। तो इससे दो बातें उभर कर आती हैं सामने। एक तो ये कि हमारे समाज में लोगों को ईमानदार अफसर हो, पुलिस वाले हो, कोई भी ईमानदार हो, ईमानदार लोग बड़े पसंद हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम एक इंसाफ पसंद कौम के लोग हैं। मैंने गोवर्धन से पूछा कि क्या हमारे लोगों को इंसाफ पसंद है, क्या हम ईमानदार लोग हैं, जिस पर उन्होंने कह दिया हाँ जी, हम ईमानदार पसंद भी हैं, हम इंसाफ पसंद भी हैं। जी, आप क्या समझते हैं बब्बू भाई? आप बताओ यार, क्या हम ईमानदार लोग हैं? देखिए, ईमानदार तो मैं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्रति ईमानदार रहूं, ये इस ईमानदारी का भी कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी ईमानदारी से मेरे मुआशरे में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो शायद मैं ईमानदार भी नहीं हूँ। ठीक बात है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, सिर्फ दिखाने के लिए ईमानदार हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ईमानदार हो तो हर जगह आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, आपको नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ड्रग्स की बात ये कर रहे थे कि भाई साहब, मैं आई डोंट नो इनका नाम क्या है, बनवारी लाल। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द ड्रग्स ब्रो। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप ड्रग लो, ठीक है। सेकंड, आप बात करते हो ड्रग एडिक्शन की। आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट। मुझे आज 12 साल हो गए ड्रग क्विट किए हुए। आप 12 साल ड्रग छोड़े हुए हो गए? ठीक है, करता था, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे खुद को ये बताने की जरूरत है कि मैं बेरोजगार हूँ, या इसके लिए वो चीजें अलग हैं। वो आपकी संगति, आपकी जो कंपनी है, मैन नोन बाय द कंपनी, ठीक है, उसके लिए आपको मेरी गलत लोगों के साथ बैठता उठता था। जो मैं ड्रग में गया, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, गुलाम होता था। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते लिखे, आपके पढ़े लिखे होने का सिर्फ यही फायदा है कि आप सोच सकते हो कि क्या गलत है, क्या सही है। मैं बब्बू भाई अंदर बैठो, कमरे के थोड़ा अंदर जाओ, बाहर हवा जो आ रही है, आंधी आ रही है ना, शायद उससे आवाज। मैं घर के बाहर जा रही हूँ भाई, मैं मैकेनिक से बात आया हुआ था, मुझे लग रहा है खेत में होगी बाइक की। सर ओके सर, मैं सर मेरी बात रखूं? चले बनवारी भाई से बात करते हैं। बाबू भाई, मैं 1 मिनट आपको म्यूट करता हूँ। जी जी सर,
बीच में मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था, लेकिन आप कह रहे थे ना 30% लोग है नहीं हमारे डीएनए में सर, सबकी बात नहीं कर रहा, 80% तो भेड़े हैं सर, कोई अदरवाइज नहीं ले, मतलब 20% लोग भी, क्या पता ज्यादा फिगर बता रहा हूं, ये 80% लोग दिल से नहीं चाहते, वो खुद भी ईमानदार नहीं है। क्या कोई ऐसा फादर है जिसका बेटा घर आके ये कहे कि आज मैं बिना टिकट जर्नी करके आया हूं, तो क्या उसका फादर उसको कम से कम उसको डांट तो नहीं लगाएगा? अगर डांट लगाए तो वो ईमानदार है, नहीं चुप रहना भी है, कहेगा कोई बात नहीं 2 पैसे बचा के लाया है। तो ये सर दिल से इतना इमोशनल होके कह रहे हो ना आप कि हम विष्णु जी दत्त जी के प्रयासों को, ये वो इतना दिल से बड़े स्तर पे लोग नहीं सोचते हैं, 10-20% लोग ईमानदार हैं। सुनो सुनो, मेरा पॉइंट यही है। मैं जो आप कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हमारे बनवारी भाई कि जो लोग विष्णु दत्त जी के लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या वो लोग, वो कह रहे हैं कि गोवर्धन जी कह रहे थे जैसे कि न्याय के देवता को न्याय हमें मिलना चाहिए उनको, तो न्याय के देवता, आपने देवता का दर्जा दे दिया। जीते जागते इंसान की हमारे यहाँ कदर नहीं है, मरे हुए इंसान को देवता बना देते हैं हम। ठीक है जी 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 अच्छा, जी अब बात ये है, विष्णु जी नहीं रहे, लेकिन वो जी उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बता दो कि क्या हमारे समाज में लोगों को इंसाफ करना अच्छा लगता है? तो कहते हैं जी जी बिल्कुल अच्छा है। अब आदमी जब ये बात करे तो मुश्किल हो सकता है उनकी कोई अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो जिससे वो ये कहते हो कि हाँ भाई मेरे लोगों को बड़ा इंसाफ पसंद है। सच्चाई ये है, हमारे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, लोग पहला काम तो ये करते हैं कि जल्दी से उसकी जेब में से मोबाइल और पैसे निकाल के भाग जाओ। बिल्कुल सही, कड़वी सच्चाई कह रहे हो सर। अगर अगर हम इंसाफ पसंद होते तो हम वहां पर खड़े होकर पुलिस को बुलाते, एम्बुलेंस को बुलाते। किसी की कोई कहीं पे लड़की को छेड़ रहे होते हैं तो हम तमाशा देखने लगते हैं खड़े होकर कि यार अच्छा है किसी की बहन बिल्कुल सर, को छेड़ा जा रहा है। बिल्कुल सर। हैं? तो जी इंसाफ पसंद समाज में किसी के साथ जब जुल्म होता हो तो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं उनके उनके हकों के लिए। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा था, क्या हमारे लोग ईमानदार पुलिस अफसर के लिए रोना रो रहे हैं ना, कि यार बड़ा जी ईमानदार पुलिस अफसर था जिसकी जान चली गई, हमें बड़ा दुख है। तो क्या हम ईमानदार हैं? नहीं है सर, 80% तो नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस में हूं थोड़ा सा सर, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को ईमानदार नहीं कह पा रहा। ईमानदार यदि मौका नहीं मिल रहा है आपका, तब तक आप ईमानदार हो। मैं ये नहीं कह रहा आप सर, मेरा इसको हाइट से ले, मैं नीचाई से न ले इस मेरे वक्तव्य को। 80% जनता ईमानदार नहीं है। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, यदि बच्चा बिना टिकट जर्नी करके घर आके बोलता है, तो क्या उसका फादर, 80% के फादर उसको कुछ नहीं कहेंगे? या कहीं पर टैक्स चोरी करता है और उसके फादर को पता चलता है, तो वो फादर नहीं कहेगा कि आप टैक्स पे करो बेटा। या वही बात है कि मैं, बहुत सारे उदाहरण है। तो इसमें क्या सर, लोकतंत्र में एक वोट एक आदमी का जमाना है। अब 80% हो गए चोर, तो ये 20% पे भारी पड़ते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया सर। अच्छा और चलिए, ये जो, अब ये बता दो, अब लगे हाथ ये भी बता दो बनवारी भाई, ऐसे लोगों को विष्णु दत्त जी के लिए आंसू बहाने का क्या हक है? सर वो हकीकत में बहा ही नहीं रहे, वो तो सोशल मीडिया पे माहौल बना रहे हैं, क्योंकि उनके लीडर उनको पर्सनल फोन कर करके कहते हैं कि बेट भाई शेयर कर देना, पोस्ट मार देना। सर ये भी एक पूरा है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इसको शेयर करवाने के, और वो करवाने के क्या करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करवाने के, ये सारे माहौल बने हुए हैं सर। ये इनको टास्क रहता है कि शाम को 1 लाख आदमी इसको शेयर करेंगे, उसके उनके, और उसमें वो एक बात है कि हो सकता है 10-20% आदमी को तो पैसा मिलता हो, और बाकी 80% का तो कोई काम ही नहीं है ना, वो तो बिना पेड ही मजदूरी करते हैं। और 80% आदमी, हो सकता है मेरे को भी 80 में ले लेना साहब, मैं कोई 20 में मत लेना, ईमानदार तो नहीं है। नहीं वो मैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि कल कोई कहे कि तुम 20% में थोड़ी हो, तो ये हमारे डीएनए में खत्म हो गया सर। इसके लिए कोई बड़ा, वो विज्ञान की भाषा में म्यूट क्या होता है कि वो ड्रोसोफिला मक्खी, अचानक तो उत्परिवर्तन की जरूरत है अपने को। अब ये बताओ, अगर 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 हम ईमानदार लोग होते और ईमानदार लोग हमें अच्छे लगते, तो क्या विष्णु दत्त जी को के साथ जो हुआ वो होता? सर विष्णु दत्त जी का तो सर इस मामले में मेरी बहुत जुदा राय है। विष्णु दत्त जी को मेरा नमन और सारी बातें,
और बट सभी लोगों की भावनाओं को सम्मान, लेकिन आत्महत्या जैसी बात है। लेकिन सर क्या होता है कि आत्महत्या की थ्योरियों का जब आप स्टडी करते हैं और बड़े सोशोलॉजिस्ट की उनको चीजों को देखते हैं, तो आत्महत्या जनरली आदमी पब्लिक सर्विस में, मेरे को लगता नहीं है कि पब्लिक उस सर्विस प्रेशर के कारण तो कोई नहीं कर सकता, मेरे को ऐसा लगता है 99% तो कोई आदमी नौकरी के कारण सर वो नहीं करेगा सुसाइड, भारत जैसे देश में वो इस्तीफा लिख देगा सर, कुछ भी कर देगा। और क्या होता है जब आभा मंडल वास्तविक रूप में बड़ा हो या आभासी बड़ा हो, दो बात है सर ये भी, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर हो जाता है तो आदमी के पास उस आभा मंडल को मेंटेन करने के लिए सुसाइड के अलावा कुछ बचता नहीं है, उसको ऐसा लगता है। तो ये सर हम सुसाइड पे मेरा वो नहीं है कि आपसे बात करूं। मेरा ये बहस का मुद्दा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सीबीआई की जांच होगी तब पता चलेगा। मगर मेरा जो शिकवा है वो जनता से ज्यादा है, ठीक है, बनस्पत हमारे राजनेताओं के, उनसे ठीक है, जनता से मेरी ज्यादा परेशानी है। वो ये है कि यार इनको चुनने वाले तो हम ही हैं, रोना धोना किस बात का है। अगर किसी ने सर जनता जो 80% खुद भी करप्ट है, 80% जनता करप्ट है सर। सही है, मैं 10 साल की नौकरी के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं, जानबूझ करके मतलब 80% पक्का। जैसे कोई आदमी आता है ना सर फेसबुक पे, अधिकारियों के आप जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हो, उसकी वर्षगांठ की दे रहे हो, उसके आने की दे रहे हो, यार ये रूटीन के काम है भाई। वो इसलिए दे रहे हैं कि बटरिंग कर रहे होते हैं कि जब सामने वाला आएगा ना तो हमारे काम होंगे, हम इलीगल काम करेंगे। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो 80% तो जनता ही करप्ट है, डेफिनेट। बिल्कुल ठीक बात, दिल की बात पर उसमें आप सर मेरे को 20% में जनता सबके जबान के ताले क्यों पड़ गए हैं यहाँ पर, कोई कमेंट नहीं कर रहा इस बात के ऊपर। जो बनवारी भाई ने बात कही है उस पर एक दो लोगों ने कहा है कि बनवारी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मार्केट में जाते हैं सर, जीएसटी वो तो देखो नीति सरकार ने बनाई है, गलत है सही है वो एक अलग मामला है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई बिल मत दे यार, जीएसटी मत ले यार, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम नहीं है ईमानदार। क्यों स्वीकार करो ना इस बात का। बिल्कुल है, आप उसको ये कहते हो सीधा सीधा कि भाई कोई रास्ता है सस्ता देने का तो दे दे, फिर दुकानदार भी उसका डबल फायदा उठाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। कह रहे हैं कि अरे भाई नेता भी चोर है जो बेमतलब टैक्स थोप रहा है। क्या इनकम टैक्स देना बेमतलब का टैक्स है? क्या जीएसटी देना बेमतलब है? क्या सर्विस टैक्स देना बेमतलब है? क्या बातें कर रहे हो साहब, ये तो दुनिया लेती है। कौन सा बेमतलब का है? देखो नहीं इनको इनका अच्छा ये नहीं देखते कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं आएगा, बाबू भाई आप बताएं, सरकार के पास जब पैसा ही नहीं आएगा तो भाई वो हमें स्कूल अस्पताल कॉलेज ये थाने वाने सड़कें बिजली पानी कैसे देगी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। मैं मेरी अंतिम बात रखूंगा और मैं गाड़ी रोक करके बात कर रहा था आपसे। चले बनवारी भाई आप अंतिम बात रख लें अपनी, चले कोई बात। मैं अंतिम बात ये है कि अगर हम इनकम टैक्स के बारे में ईमानदार होते तो टैक्स ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इतनी सरल है, लेकिन हम सीए के पास इसलिए जाते हैं कि वो 100 रुपए लेकर के 1000 रुपए बचाएगा, झूठे भर करके। तो अगर हम ईमानदार हो गए 100% तो सीए सारे बेरोजगार हो जाएंगे सर। ये थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर हम 100% ईमानदार हो गए टैक्स भरने के लिए, सारे सीए बेरोजगार हो जाएंगे और ईमानदार आदमी को भरने के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब मिट्टी करना होता है। अच्छा एक बात बताओ यार, जो मैंने ये देखा है, बहुत सुना है, जो भी पुलिस वाला बेचारा रिश्वत नहीं लेता, घूस नहीं खाता, उसको कहते हैं, उसके बाकी साथी वाले और जो सारे कहते हैं कि यार ये तो पागल अफसर है। जब विष्णुदत्त जी आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि अरे भाई जब तक ये थानेदार चला नहीं जाता ना तब तक अपने ऐसे वैसे काम मत करना यार, सीआई पागल है। ये लोग ये हमारे इलाके में लोग बातें करते थे। और उनका तबादला जब हुआ तो उनका जब तबादला हुआ खबर आ गई, वो जाने लगे, उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। किसी शहर सामान्य लोगों ने, किसी ने, आम जनता ने आकर रोकने की कोशिश नहीं की, जाने दी। हमारे एक थानेदार होता था, एक बड़ा बेईमान किस्म का, 3-4 साल रहा था वो पिछले कुछ सालों पहले, और उस आदमी ने खूब पैसा कमाया। एक आदमी जब 4 साल तक एक ही थाने में टिका पड़ा है, समझ लो कि सिफारिशों के बलबूते पर ही टिका हुआ है वो। अच्छा भाई बॉर्डर इलाका है तो खूब माल कमाते हैं।
वो जब उससे जी कोई जी। सवाल पूछ लो ना, मैंने उससे कोई सवाल पूछा, ही दांत निकालने शुरू कर दिए उसने। मैंने कहा दांत निकालने की जरूरत नहीं है थानेदार साहब, आपसे कोई सवाल पूछा है, जवाब हो तो दें, नहीं हो तो आगे बढ़े, चलते बने, फिर ये इस वर्दी का रौब यहाँ ना दिखाएं। हम्म। तो वो थानेदार साहब जो थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट कर ये कह सकें कि अरविंद मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है बेटा। वो सीधे चल दिए। और जब जब वो गए ना यहाँ से, हमारे शहर के जितने बेईमान लोग हैं उन सब ने उनके लिए बड़ा शानदार प्रोग्राम किया। उसकी तस्वीरें आज भी सर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सर होता है सर। इस्तकबाल करते हैं एक बेईमान अफसर का, विदाई देते हैं एक बेईमान अफसर को, आंसू बहाते हैं एक ईमानदार के लिए। देखो कितने गंदे लोग हैं हमारे इलाके। क्योंकि सर वो ईमानदार तो 10-20% ही है ना, इसलिए तो 80% ज्यादा लोग बेईमान है, तो बेईमान के पक्ष में ज्यादा खड़े हैं, तो ज्यादा फेयरवेल होगा, वो तो कोई वो इश्यू ही नहीं है सर। अच्छा, अब सर ये मैं है मेरी बात बात रख चुका हूँ शायद, कि जो हमारे मैं कहना इलाके चाह रहा में, हूँ। अबू भाई, हाँ चलें, आप कहें अपनी बात कहें, फिर हम लोकल बात सर करेंगे। यही बात थी, मैं मेरी बात को वाइंड अप करता हूँ सर, और वो थैंक यू वेरी मच सर, और बाद में आपको मैं कांटेक्ट करूंगा सर, और मुझे पाकिस्तान पहुंच जाकर के आने में सर मेरी मदद भी करें आप। मुझसे जो बन मुझे पड़ेगा वो पाकिस्तान करेंगे। स्पेशल स्पेशल सरदार भगत सिंह की सरजमी पे जाके आना है, मेरा और कहीं नहीं मेरा जाना। समझ चले तो शहीद आजम भगत सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, मैं आप सबको लेकर, हम सालाना उनके जन्मदिन पर चक 105 जीबी फैसलाबाद जाकर आए। पर जी क्या करें यार, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ऐसे खराब हैं, मगर फिर भी मेरे काफी कॉन्टेक्ट्स हैं। अब लोग ये भी कहेंगे जी इसके उस पार कॉन्टेक्ट भी, तो आतंकवादियों से कॉन्टेक्ट रखता है भाई, वहां भी ये ऐसे ऐसे कमीने लोग हैं यहाँ पे हमारे हैं। तो खैर, जी जी आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे एक मैसेज भेजना फेसबुक पे, आई विल ऐड यू, और जी जी उसके बाद में कुछ यारों दोस्तों से मिलाते हैं आपको, वो आपको जी स्पॉन्सर जी कर जी देंगे। वो ठीक है, उनका स्पॉन्सरशिप का जो लेटर है वो जी लेकर आप, और उनके CNIC, उनके यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, वो ले जी लें। जी जी, उनके पासपोर्ट वगैरह उनके पास हो तो वो ले लें, उनकी कॉपियां तीनों वो की। सारी चीज सर, वो ले, पासपोर्ट वगैरह रेडी है, मैं सर आपसे फोन पे बात करूंगा सर। नहीं नहीं, वो दूसरे उस तरफ से किसी इंसान का कह रहा हूँ, उनकी उनकी जी जी फोटोकॉपी। जी और वो लेटर ऑफ इन्विटेशन देके पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में चले जाएं उनसे, यार जी पता जी क्या, मेरी दोस्त है हरमीन, तो जी हरमीन चंडीगढ़ में पढ़ाती है, मेरे साथ एक उनका प्रोग्राम भी था आज से 2-3 महीने पुराना, तो वो गई थी। जी तो ऐसे ही उन्होंने, मैं आपके माध्यम से जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, जो जाना जी जी चाहते जी हैं शहीद आजम भगत सिंह के घर को देखना चाहते हैं, उस मिट्टी को देखना चाहते हैं, ये उन सबके लिए भी एक तरह से एक थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि उनको थोड़ा प्रोसेस समझा दूं मैं 2 मिनट में, कोई और भी जाना चाहे तो हरमीन ने, अमन की आशा एक पेज है जिसका मैं मेंबर हूं, तो वहां पर उन्होंने पोस्ट डाली थी कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूं, कोई शख्स है यहाँ पर जो हाल ही में जाकर आया हो और मुझे जाने का प्रोसेस समझा सके। मैं हाल ही में होकर आया था, तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने जो भी ये जो आम सवाल होते हैं मन में, मैंने सबके जवाब दिए। मैंने उनसे एक बात कही थी, और वो ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन वाले पूछेंगे आपसे कि क्यों जाना है, क्या काम है, ये है वो है, तो जो बात हो ना, उनको कह देना साफ साफ कि मैंने तो यहां जाना है, मेरे 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 पुरखों की जमीन है, ठीक है, उस मिट्टी से हमारा हजारों सालों का रिश्ता है, मैंने उसे देख कर आना है। वीजा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं सर, दोबारा आ जाएंगे हर साल, आप रिजेक्ट करोगे हम फिर आ जाएंगे, फिर करोगे फिर आ जाएंगे। तो उन्होंने उनको अंदर बुला लिया, अंदर बुला लिया, उनको पूछा क्या बात है, उन्होंने बात बता दी, उसके बाद में फिर उनको वीजा हाथों हाथ उनको दे दिया था। तो ये बात है। खैर, बनवारी भाई चले गए हैं, तो बब्बू भाई आपसे बात करते हैं, वापस जी संगरिया लौट कर आते हैं। हमारे इलाके में जी चुनाव के वक्त तो ये अवैध नशा एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, अब इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है यार। एक्चुअली बात ये है अरविंद भाई कि ये नशा मुक्ति हो गई या बेरोजगारी हो गई या जैसे पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीजें एक तरह से पॉलिटिकल टूल बन गए हैं। वोटों के लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है, सिर्फ शब्दों को। हम्म। और असल मुद्दे जो सॉल्व करने के हैं कि अगर कोई बेरोजगार है उसे कहीं पे नौकरी
देने में सरकार हेल्प करवा दे, या कुछ जॉब क्रिएशन सरकार की तरफ से हो, या पब्लिक सेक्टर में कुछ जॉब्स हैं तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो, या उसमें कुछ जॉब्स हो जाएं। लेकिन नहीं, नशा मुक्ति पंजाब में, मैं आप संगरिया से हो, मैं पंजाब से हूँ, आप एक ही बॉर्डर हमारा एक ही है, ठीक है। तो पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और इस सरकार में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं, ठीक है, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बठिंडा में एक रैली की थी, जहां पे उन्होंने जपजी साहब के गुटखा, जो हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसका एक गुटखा आता है, छोटा एडिशन होता है, उसको हाथ में लेके कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा पंजाब, ठीक। चलो, बात हुई, आज उनकी सरकार को 3 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि नशा खत्म नहीं हुआ। नशा आज भी बिकता है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, आप किसी भी गांव में चले जाओ, नशा कुछ ना कुछ मिलता ही है। और हम कैसे उम्मीद करें कि सरकारें खुद नशा मुक्त करेंगी समाज को, जो सरकारें खुद नशा बेचती हों। शराब है, सरकार खुद बेचती है, ठीक है, ठीक हो ठीक गया। है। तो वो भी तो एक नशा है, ठीक है। एक फॉर्म बदल गया उसका, कि शराब एक अलग प्रकार का नशा है, या कोई ओपियम होगी, या पॉपियस, ये पोस्ट हो गया, या कुछ और सिंथेटिक ड्रग्स हो गई। एक फॉर्म ही बदला है ना नशे का, है तो वो नशा ही, ठीक बात है। ठीक है। और शराब को तो सरकार खुद बेच रही है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं सरकार की बात पे सरकार वाकई समाज में नशे को खत्म करना चाहती है और समाज में लोगों को बचाना चाहती है। हाँ भाई, जवाब असल दो में इस बात का। बब्बू भाई ने 1-2 पॉइंट रेज किए हैं, तो किसी के पास जवाब हो तो जरूर दें। जसविंदर सिंह खालसा भाई लिखते हैं, हनुमानगढ़ में एक सीआई संजय बौथरी जिसने लोगों को बहुत लूटा है सर, बहुत रिश्वत ले, आजकल वो फरार हो गए हैं, गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। ये बात है साहब। विनोद कुमार सारन लिखते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे नेता चुनते हैं जो खुद नशे का कारोबार करते हैं। भाई वो तो वोट देने से पहले हमें सोचना चाहिए था, लेकिन बाद में क्या सोचना है, हम तो वोट लेते वक्त भी उनके हाथ से नशा लेते हैं। एक हाथ से तुम एक बिल्कुल, हाथ से शराब की बोतल लेते हैं, थैली लेते हैं, दूसरे हाथ से उनको वोट देते हैं। असल में अरविंद भाई बात क्या है कि जब लोगों की वोट को समझे नहीं है हमारे लोग, इनको हक जरूर मिल गया कि आप वोट कर सकते हो, लेकिन वोट की असल अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे लोग आज तक समझे नहीं। तो अब इससे तो ये फिर एक बात उठती है कि वोट का जो हक है, ये जो आजादी है जो हमारे पास में आई, हम उसके लायक ही नहीं थे फिर, नहीं है शायद, हैं? सॉरी, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हमारे लोग इस आजादी के लायक आज भी नहीं है। ठीक बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। जैसी हमारे लोगों की जहनियत है ना, उस हिसाब से तो शायद हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसके लायक ना बने। और बड़े दुख से कहनी पड़ती है ये बात। सच है मगर भाई, सच है। यहाँ पे सुमन सारंग जी लिखती हैं, पंजाब के नशे देखिए, में खोने में सरकार का ही हाथ है, फिर आप कौन पहले रोकेगा किसी को। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, वो गंदे पानी की समस्या हमारी खत्म हो गई है या आज भी गंदा पानी आ रहा है? कंटिन्यू है जी। कंटिन्यू है। जी हाँ, तो शबनम जी ये को इंडिया में शबनम जी गुद्दार ने तो केस ठोका था और बहुत कुछ किया था, तो अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस है, पंजाब में भी कांग्रेस है, तो ये गंदा पानी क्यों आ रहा है? गंदा पानी अरविंद भाई, देखिए, जो नदियां हैं हमारी, उनमें इंडस्ट्री का जो वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जा रहा है, ठीक है। और वो इंडस्ट्रीज किसकी हैं? या तो वो किसी कांग्रेसी की है, या किसी बीजेपी वाले की है, या किसी अकाली दल वाले की है। अगर इन तीनों पार्टियों में से किसी की नहीं है
तो किसी इनके खास सपोर्टर की है जो इनको डोनेशन देता है। तो तो ये नेचुरल है ये नहीं कि भाई अपना ये वेस्ट मैनेजमेंट करो, नहीं तो सॉरी हम ताला लगाएंगे, ये कहने वाले हैं नहीं उनको। सही है। क्योंकि अगर कहेंगे तो आगे से वो आंखें दिखाएंगे कि भाई साहब हम आपको पैसे देते हैं, ऐसे कैसे पैसे लेते हो आप। सही है। ये लॉकडाउन हुआ इंडिया में, आप वर्ल्ड वाइड शायद पिक्चर्स लोगों ने देखी हुई जो इंडिया से गई, यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना साफ हुआ, पानी भी साफ हुआ, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। और आई डोंट नो ये सच था या नहीं था कि जालंधर से पहाड़ियां नजर आने लगी जो हिमाचल में है। ठीक है, वो फोटोग्राफ्स सरफेस हुए सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो वो एडिटेड थे या ओरिजिनल थे, लेकिन मैंने भी देखा कि आबो हवा काफी साफ हो गई थी। जैसे ही मतलब कुदरत को हमने उसके हाल पे छोड़ दिया, ये जो अपने आपने करना है करते रहो, जैसे ही दोबारा हमारी जो कुदरत में है वो मुदाखलत शुरू हुई, हमारा इंटरफेरेंस दोबारा शुरू हुआ, वही वेस्ट है, वही विजिबिलिटी जो आपकी 5 किलोमीटर तक थी सामने, वो आज वही विजिबिलिटी है जो लो होकर 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रह गई है। दोबारा फिर वही पॉल्यूशन, ठीक है, वही वेस्ट, इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है जी, इंडस्ट्री के बिना मुल्क नहीं चलते, तो किया भी क्या जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के बिना मुल्क नहीं चलते हैं तो बाहर भी तो, जैसे यूएस में है आप, न्यूजीलैंड में है, वहीं वहां पे भी नेचुरल इंडस्ट्री तो होगी, हर मुल्क में है, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप गंदा नहीं करोगे, उनको वेस्ट नहीं करोगे। ठीक बात है आपकी। ये गंदे पानी की अगर हम बात करें, यही अगर पानी सॉरी यही पानी की वैल्यू जो है वो आप यूएई में जाके देखें, लोगों को पता चलती है कि पानी क्या चीज है। लेकिन हमें यहाँ मिला हुआ है, काफी मात्रा में मिला हुआ है ऑल ओवर द इंडिया, तो ठीक है जी, हम वेस्ट कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं। बिमल विमानी लिखते हैं, अपनी तरफ से अच्छे को ही वोट देते हैं पर वो भी वैसा ही निकलता है। क्या अपनी तरफ से अच्छे को वोट देते हैं हम? वो तो चुनाव में पता लग जाता है यार। जो शराब बेच रहा है, अगर दोनों कैंडिडेट की तरफ से शराब बेची जा रही है, नोट बांटे जा रहे हैं, तो अच्छा कौन है? भाई साहब, अच्छे को वोट देना, मुझे ये बता दीजिए, इलेक्शन होते हैं हमारे, अगर आप पंचायत इलेक्शन पे भी आ जाएं अरविंद भाई, हम बात करें तो कि मेंबर्स होते हैं गांव में बनते हैं, एक सरपंच बनता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो मान लीजिए कि एक गांव में 5 मेंबर बनते हैं या 6 बनते हैं मेंबर पंचायत, और एक सरपंच बनता है। सरपंच के लिए अगर 4 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं ना, तो चारों के घर पे दारू मुर्गा 2 महीने चलता है, और लोग शाम को स्पेशल महफिल लगाते हैं उनके घर पे दारू पीने के लिए। कर लो बात है। तो ठीक है, वो जो मान लें शराब जो और बंदा, मुर्गे की पार्टी चलेगी, तो वो वसूल किससे करेगा फिर बाद में? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अरविंद भाई कि अगर एक बंदा पंचायत इलेक्शन में सरपंच बनने के लिए 10 से 15 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भाई 15 लाख क्यों खर्च कर रहे हो? ठीक बात है। मुझ पे रख लीजिए अरविंद भाई, अगर मान लीजिए मैं किसी चीज के लिए 10-15 लाख रुपए खर्च करता हूं, तो मेरा जो पहली प्रायोरिटी वो यही होगी कि मैं अपने वो 10-15 लाख जल्दी से जल्दी रिकवर करूं, और उसके बाद अपनी कमाई देखूं कि उसके रिटर्न में मुझे मिला क्या। हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेवा के लिए आते हैं। एक तो ये राजनेता जो आके पहले कहते हैं ना कि जी आप तो हम आपकी सेवा के लिए हैं, तो पहले मैं तो ये चाहता हूं कि लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब आप सेवा करने जा रहे हो, मान लो आप एमपी बन रहे हो, एमएलए बन रहे हो, ठीक है, आप सेवा करने के लिए जा रहे हो ना, तो आपको सैलरी किस बात की चाहिए? सही बात है। ठीक है, आप एमपी हो, एमएलए हो, आपको किस बात की सैलरी चाहिए भाई?
आप तो कह रहे हो कि हम जनता के सेवक हैं, तो सेवक को कौन सैलरी देता है भाई? और वैसे भी आपका जब दिल करता है अपनी आप सैलरी बढ़ा लेते हो। अच्छा, एक रितेश भोबिया का कहना है अगर आपको पूरा सैलरी देनी पानी, है एक तो रितेश मिनिमम भोबिया का वेज कहना है, सुने इनका इनका जवाब, इनका सवाल लेते हैं। पूरा पानी आ ही नहीं रहा है, पानी तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इनको कोई ये बताए कि खुशी से पाकिस्तान को कोई नहीं देना चाहता पानी। प्रॉब्लम वो ये है, भाई यार, हमें इंडस वाटर ट्रीटी पढ़नी पड़ेगी, फिर पता चलेगा। नहीं नहीं, ये नहरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो चले अच्छा, नदियों का नहरों की पानी बात है, करते हाँ। हैं वो तो बात उसमें नहीं ये अरविंद क्यों भाई। नहीं बताते कि आपके यहाँ पर इतना ज्यादा नहरों में और पीछे जहाँ पानी आप स्टोर करते हैं वहां सिल्ट जमी हुई है कि जितनी कैपेसिटी उसके पानी को स्टोर करने की, या नहर में जो कैपेसिटी होनी चाहिए फुल कैपेसिटी जिस पर पानी जा सके, उस पर पानी चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सिल्ट है वहां पर। तो मजबूरन वो पानी फिर कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ता है ना। मजबूरन भी छोड़ना पड़ता है अरविंद भाई, और वैसे भी हमारी एक इंडस वाटर ट्रीटी है शायद, इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें है सब उसका। इंडस वाटर ट्रीटी में 80% पानी पाकिस्तान को देना है, 20% हमारा है, ठीक है। हाँ, तो वैसे भी चलो 80% तो बहुत ज्यादा है कि हम सारा ही दे दें, कि हमारे लिए कुछ ना बचे। पहले सरकार को अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि हमारे लोग तो प्यासे नहीं मर रहे। अगर राजस्थान में पानी की किल्लत है और लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा और हम 80% पानी पाकिस्तान को ही दे दें, चलो ठीक है भाई, मिल बांट के यूज कर लो। 80% नहीं तो 50-50 कर लो। ये तो 80 का तो बिल्कुल भी नाजायज, मैं तो नाजायज मानता हूँ कम से कम। ठीक बात है, ठीक है बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पे लोग प्यासे मर रहे हैं और हम 80% किसी और को दे दें। तो तो सबसे पहले तो वो तो वो तो वो तो नेगोशिएट करनी पड़ेगी ना दोबारा से पाकिस्तान के साथ। वो रीनेगोशिएशन होगी और वो इंटरनेशनली लॉज के हिसाब से होगी, वो तो चलो बात की मगर बातें हैं। मगर नहरों में अगर पूरी कैपेसिटी में पानी नहीं आ रहा, तो उसमें जी, जिम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं है ना, हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमारा लोकल प्रशासन जिम्मेदार है, हमारी हाँ, सरकारें जिम्मेदार हैं, अब और बात ये उससे है कि ज्यादा जिम्मेदार है, आसान बन उससे जाता ज्यादा। है, आसान बन जाता है पाकिस्तान को ब्लेम करना, मगर इसमें तो पाकिस्तान का कोई रोल देखिए अरविंद भाई, वो एक्चुअली आजकल इंडिया में ट्रेंड ही है कि शाम को दो तीन चीजें टीवी पे होती हैं। नहीं। एक हो गया हिंदू मुस्लिम, हम्म। एक हो गया मोदी 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 मोदी, ठीक है, या हो गया कि कांग्रेस चोर है, ये है वो है। हालांकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है और ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और तीसरा बात है पाकिस्तान बैशिंग, हम्म। ठीक है। इसके सिवा हमारे यहाँ पे कम से कम आप न्यूज चैनल इंडिया के देखोगे तो 90% पे यही, शाम को आप प्राइम टाइम देखो तो प्राइम टाइम में यही कुछ होता है, पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान बैशिंग। आप यहाँ से, अब थोड़े दिन पहले आपने शायद रिपब्लिक का वो प्रोग्राम देखा होगा, मैं टीवी देखता नहीं हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले से ये टीवी देखना ऐसे छोड़ दिया है। प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे ही आ जाते हैं, जो जहाँ पे इस जी किस्म जी की जी, मैं वो आ सोशल गया मीडिया था पे कि मैंने देखा था। पाकिस्तान जैसे से वो टीवी। आप एम एस बिट्टा को जानते होंगे। मैंने देखा था एम एस बिट्टा, और वो एक वो एम एस पाकिस्तान का एम जो। एस बिट्टा और वो एक पाकिस्तानी बैठा हुआ था, कोई पैनलिस्ट। हाँ तो हाँ। वो पाकिस्तान वाले भाई साहब हाथ में मिसाइल पकड़े हुए थे, एक छोटा मॉडल, और ये बिट्टा साहब हैं वो एक तीर पकड़े हुए थे, और बाद में तलवार निकाल ली। मतलब जम के कॉमेडी की इन लोगों ने, और पंजाबी में कहता रज के जुलूस कढ़िया इन्होंने। हम्म। ठीक है जी। और वो स्क्रिप्टेड, मैनू लगता सी वो स्क्रिप्टेड है, हम्म। दैट वाज स्क्रिप्टेड। ये देखिए, एक पैनलिस्ट आ रहा है, दो पैनलिस्ट, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, तो हम्म। मेरे पास अगर हम पहले से हमारी बात हुई होगी कि हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, ऐसा ऐसा काम करना है, आपके पास ये चीजें होना जरूरी है, हम्म। तो ही मैं लेके बैठूंगा। सही है। ठीक, रैंडमली तो ये हो नहीं गया। परवीन गोदारा भाई भी देख रहे हैं, पर आप अगर ज्वाइन कर सकें परवीन भाई तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब ये बताएं यार, वापस लौटते हैं हमारे यहाँ पर नशे के कारोबार पर। तो बगैर जनता के आशीर्वाद के हमारे नेता ये हरकतें तो नहीं कर सकते, और बगैर नेताओं के, सरकार के समर्थन के ये काम नहीं हो सकते जो हो रहे हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल 100%।
देखिए, सरकार की शय के बिना ये कहना भी ठीक नहीं होगा। और डायरेक्टली मान लीजिए अगर पंजाब में नशा बिक रहा है और मैं कहूँ कि पंजाब का मुख्यमंत्री या पंजाब का गृह मंत्री या पंजाब का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बिकवा रहा है, वो गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं होगी। ये एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है कि अगर मैं नशा का कारोबारी हूँ, मेरी जो पहुंच है वो एक लोकल लीडर तक होगी, ठीक है। ठीक। उस लोकल लीडर की जो मतलब रीच है वो उसके ऊपर तक होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोन के लेवल पे। उसके बाद बड़े लीडर्स तक की ये बात जाएगी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं। और वैसे भी जिस सरकार को ये नहीं पता, मान लीजिए एक सर कोई भी चाहे राजस्थान सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, नशा किसी जगह पे बिक रहा है और सरकार कहे कि हमारी नॉलेज में नहीं है जी, ठीक है, तो उनको वहां पे सरकार में रहने का हक ही नहीं है। भाई आपके इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो आपके इस एरिया में नशा बिक रहा है और आपके ये बात संज्ञान में आपके नहीं है या आपके नॉलेज में नहीं है, तो ये तो आपका फेलियर है ना। तो आप काहे के लिए बैठे हो? ठीक बात है। एक हाँ, प्रेम एक प्रेम जाट आरसीसी है कोई। ये आरसीसी मुझे नहीं समझ में आया, मगर खैर कोई बात नहीं। मगर ये ये प्रेम, ये तो बड़ा पंगा है खैर हमारे लोगों का, पता नहीं क्या क्या। वैसे ठीक है, खैर कोई बात आपके नहीं। ये लिखते हैं, तुम भी पागल हो भाई। अगर हम हैं ये तो इस है पागल, भाई, हाँ, इस पागलपन बिल्कुल। को आप हमें भी आकर बताएं, हमें क्या बीमारी है, हमारा इलाज भी बताएं। सरेआम बताएं, बिल्कुल। कराकर। हाँ, हम एडमिट करते हैं कि हम पागल हैं और हमें बिल्कुल मालूम है, और हमें मालूम है कि हम पागल हैं। सही ये है। जो बड़े लोग ऐसे फिर रहे हैं इस दुनिया में जिनको पता नहीं है कि वो पागल हैं, हम्म। और अनफॉर्चुनेटली वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं। सही है। परवीन बुधारा भाई ने ज्वाइन किया, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। चले बब्बू भाई, आप जो आपने ज्वाइन किया आपकी बड़ी मेहरबानी है। अरे नमस्कार प्रवीण भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बब्बू भाई, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, ठीक ठाक हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। लॉकडाउन में कुछ ज्यादा खाते पीते हो गए, मोटे हो गए भाई साहब आप। नहीं नहीं, ये यार रिएक्शन हो गया था मेरे एक टेबलेट ओह, से, तो चेहरे पे ओके सूजन ओके आ ओके, गई। चलो। और प्रवीण भाई ठीक ठाक हो? हाँ जी, अच्छा हूँ जी। प्रवीण भाई, आप भी बिश्नोई हैं, बिश्नोई समाज के लोग मुख्यमंत्री साहब से जाकर मिले, उनकी बात को माना गया और अब सीबीआई जांच होने जा रही है। लेकिन जो मुद्दा है मेरी नजर में वो अभी तक हल नहीं हुआ। वो ये है कि ये आदर्श हमारा जो समाज है, जो विष्णु दत्त जी को बड़ा पसंद करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता है, तो फिर अवैध नशे का कारोबार हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज भी पूरा धड़ल्ले के साथ हो रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम मेरे प्रोग्राम में 2 लीडर आए थे, हरदीप जी शाह पिन्नी जो गुरदीप जी शाह पिन्नी के छोटे भाई हैं, और शबनम जी गोदारा। दोनों ही उस वक्त मौजूदा विधायक नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी आवाज उठाई थी कि हमें आप जो हैं, अगर हमारी सरकार आई और हम विधायक बने तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस नशे के कारोबार को हम खत्म कर दें। मगर अब बात यह है कि सरकार भी आ गई है, दोनों ऐसा 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 लग रहा है कि ऊपर वाले ने दोनों की बात सुन ली है, कि एक को विधायक बना दिया, दूसरे की सरकार ले है, सबको खुश कर दिया। स्कूल में सब बच्चों को टॉफियां दे देते हैं, वोट को बात नहीं है, लेकिन नशे का कारोबार अभी भी चल रहा है। तो हमारे जो लोग हैं श्रद्धांजलि का ढोंग कर रहे हैं, वो असल श्रद्धांजलि तो ये होगी, कोई कह रहा था भाई विष्णु दत्त जी के नाम से स्कूल बना दो, उनके नाम से सड़क बना दो, उनके नाम से कोई स्टेट खेल का मैदान बना दो। लेकिन जो नशे के लिए शहर के अंदर जो बढ़ता हुआ जुर्म था, यातायात की व्यवस्था ठीक करना चाहते थे, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहते, सारे इधर उधर की बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो
इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना हम, जो ये ऐसे अक्सर पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सुना जाता है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, वही सब कुछ करती है। तो हम माने या ना माने, ये इंडिया में भी सच है। ठीक है, तो जो ये कॉकस है ना जो बना हुआ, जो पॉलिटिशियन का और अवैध कारोबारियों का और ये जो ब्यूरोक्रेट्स का, तो ये जब ऊपर से जब ये चलता है ना सारा कुछ, तो फिर नीचे पब्लिक है ना, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर ये होता है कि ये आप देखो, हमारा देश आजाद हुआ था, उसमें आप पुराने समय के लोगों से सुन लीजिए कि जो ऑफिसर होते थे उनमें बेईमान बहुत कम हुआ करते थे, लोगों में बड़ा जज्बा था, बड़े ईमानदार किस्म के लोग होते थे। और धीरे धीरे जमाना बदलता गया, और जो जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग हैं उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, ये मतलब देश की रग रग में पिरो दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक एग्जांपल से कि ये मनरेगा चलता है। ठीक है, पहले ये था कि जो आम आदमी है उसको मैं इसको एक हमारे रिसोर्सेज की लूट भी बोल सकता हूँ कि लूट में हिस्सा नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिलता था ना, एमएलए को मिल गया, या कोई आईएएस है, आईपीएस है, उनको मिल गया, या मतलब कोई स्टेट में सेक्रेटरी होते हैं उनको मिल गया, या केंद्र में बैठे सेक्रेटरी, बड़े नेता, मंत्री शंत्री, उनको मिल गया। अब इन्होंने इसमें ये हुआ है कि अब उन्होंने डायरेक्ट पैसा जिला परिषद के थ्रू पंचायतों को दे दिया। अब वहां पे क्या है कि नीचे से नीचे लेवल का कर्मचारी, इवन मतलब ये होते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी, और जो काम करने वाले नरेगा में काम कर रहे हैं लोग, तो वहां हाजिरी तो लगी होती है अरविंद भाई 80% लोगों की, कोई 80 आदमी काम कर रहे हैं, आदमी होते हैं वहां पे 10, काम वहां कोई नहीं करता। वहां कोई बीड़ी पी के, कोई सिगरेट पी के वो वापस आ जाते हैं, वो टाइम पास करके आते हैं, कुछ नहीं। और उसमें सबका हिस्सा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब वो गए ही नहीं, वो जाते ही नहीं, उनकी हाजिरी लग रही है, और बड़ी ईमानदारी से इस मामले में, जितना उनका अगर उन्होंने 20 दिन काम, वो काम कागजों में किया है, हकीकत में किया नहीं होता, तो 20 दिन में वो बड़ी ईमानदारी से जाके सरपंच को 10 दिन के रुपए दे जाते हैं। 20 दिन की पेमेंट आई, तो ये है कि अब सबको काला कर दो, सबका चेहरा काला कर दो। ठीक है, अब जब सबके चेहरे पे कालिक पुत गई, तो कोई ये सामने आके नहीं कह सकता कि मेरा चेहरा धुला हुआ है। और ये बड़ी शातिर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से किया गया है। अब जैसे ही कोई बोलेगा कि मैं ये जांच कराऊंगा, तो उसके ऊपर जांच खोल देंगे। भाई तूने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, कि तेरा वो डाटा निकालो थोड़ा, कि कहां तू नरेगा में कहां गया है, कितने दिन काम किया है, कितने पैसे है। कोई सरपंच बोलेगा तो सरपंच जांच चला देंगे कि यहाँ इसकी ऑडिट निकालो, या मतलब इस हमाम में सबको नंगा कर दिया। मतलब एक नीचे के लेवल तक आपको भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया। एक मतलब ये बनाया गया है, ये अपने आप नहीं बनता। ये हमेशा ही कोई चीज होती है ना, जो अगर बेईमानी होती है, जैसे जो पुराने जमाने में कहावत होती है कि राजा या बादशाह ईमानदार है, तो नीचे जो उसके वजीर वगैरह, उनमें ज्यादा हिम्मत नहीं होती, वो थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, ज्यादा कर नहीं पाते। और फिर नीचे के लेवल पे जाते जाते वो बेईमानी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन अगर ऊपर से ही बेईमानी आपके ऊपर वो थोपी जा रही है या नाजिल की जा रही है, जो भी नाम लीजिए, तब फिर तो सबको बेईमान ही होना। क्योंकि सब फिर क्या करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें जीना कैसे है, तो फिर ये आ जाती है ना कि ना, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, कि इस एनवायरनमेंट में हमें जीना कैसे है। अगर मैं छोटा से छोटा पटवारी को पैसे नहीं दूंगा, तो वो मेरे को 20 दिन चक्कर निकलवाएगा। मेरी फसल बिकने को है, मेरे टाइम पे वो जमाबंदी नहीं मिली, मैं नहीं बेच पाया। मतलब इस तरह की चीजें होती रहती है। अगर आपकी क्वालिटी पास नहीं करेंगे, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है, जो फसल खरीद रहे हैं, आपने उनको 2000 5000 दे दिए, आपकी क्वालिटी पास होगी, समर्थन मूल्य पर आपकी फसल बिक गई, तो वो मजबूर हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जो होता है ना, कंडीशनिंग कर लेते हैं अपने आप को, जो व्यवस्था है उसके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसका सही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कर लेते हैं, वो करना पड़ता है। वो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आप एक बेहद भ्रष्ट सिस्टम में आपको, जो फिर होता है ना सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो इस चोरी चकारी की दुनिया में फिट है इन बेईमानों के बीच में, वो तो अच्छा रह जाएगा, और जो कोई ईमानदारी की राह पे चलेगा तो वो
मार दिया जाएगा या मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये है। बिल्कुल यही विष्णु जी के साथ भी हुआ ही है। बाकी जब रिपोर्ट आएगी सीबीआई की तब पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। खैर, आपने बहुत सारी बातें कर दी। यहाँ पर देश के 106 लोग हमें देख रहे हैं। सलाम है इन 106 लोगों को जो अभी तक डटे हुए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इन 106 लोगों को मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो तस्वीर मैंने अब स्क्रीन पर डाली है। आप दोनों को दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। इसमें चीनी लड़कियां हैं, फैक्ट्री में काम कर रही हैं, रात का वक्त है, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन सबसे आगे है दुनिया में। और ठीक है, तो उनके यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम होता है, 24 घंटे फैक्ट्रियां चलती हैं, कभी बंद नहीं होती, तब जाके वो दुनिया को अपना माल पहुंचाते हैं। तो अब आप ये बताओ, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं चीन को नाखून चने चबवाने की और देशभक्ति के लेके हाथ में झंडे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए घूमते हैं, उन लोगों वो कल को अगर जंग होती है या कुछ भी होता है तो रिश्वत खाने वाले, चोरी चकारी, झूठ बोलने वाले, हक मारने वाले एक दूसरे के जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनकी जेबों से मोबाइल छीनकर उनके उनके बटुए में से पैसे निकालकर भागने वाले लोग जंग जीतेंगे या फिर ये मेहनतकश लोग जंग जीतेंगे? किसकी बंदूक में, किसकी तोपों में बारूद की कमी होगी? इन मेहनतकश लोगों की बंदूक में बारूद की कमी होगी या हमारे जैसे चोर निकम्मों के इसमें होगी? 1 मिनट, बाबू भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको अनम्यूट करते हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। चले जी बाबू भाई। अरविंद भाई, मैं आपके ये बायकॉट चाइना की बारे में बात कर रहा था कि ज्यादातर लोग जो 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे इंडिया का झंडा बना होता है ना प्लास्टिक का, वो ठीक है 1-2 दिन के लिए लोग संभाल के रखते हैं, उसके बाद वो पैरों में गिरता है, किसी को परवाह नहीं होती उसकी। वो भी ज्यादातर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मुझे लगता है कि ये जो आजकल बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं ना कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, तो ये शायद थोड़े दिनों में चाइना की छपी हुई बॉयकॉट चाइना वाली टी शर्ट पहन के निकलेंगे, वो भी चाइना की बनी होगी। अरे भाई साहब, मुझे अगर मैं कहूं कि मैं अब चाइना को जी कंप्लीटली बॉयकॉट करता हूं, मेरा फोन है, ठीक है जी, मान लीजिए मेरा है या किसी और का है, वो असेंबल चाइना में असेंबल हुआ है, तो किस मुंह से मैं कहूंगा कि मैं चाइना को बॉयकॉट करता हूं जी? यार एक और बात, एक बायर भाई की फितरत भी तो होती है ना, एक बायर की भी तो फितरत होती है कि वो बाजार में जाए तो अपने पैसे का उसको अच्छी से अच्छी चीज घर लेकर आए जी, ह्यूमन नेचर है ये तो। बिल्कुल, मुझे ह्यूमन नेचर है अरविंद। वैसे भी अगर मुझे कोई चीज, एक चीज है और वही चीज एक बंदा 10,000 की बेच रहा है, दूसरा बंदा 8 या 7,000 की बेच रहा है या 5,000 की बेच रहा है, ठीक है, और उनमें मतलब फर्क कोई नहीं है, सिर्फ एक नाम का फर्क है, तो मैं सस्ते वाली लूंगा ना। चले, चीनियों को अगर हमारी भाषा समझ में आए तो उनको ये प्रोग्राम देखना चाहिए, खासतौर में ये हिस्सा। ये चीनी वर्कर जो रात को फैक्ट्री में बैठ के कुछ बना रहे हैं, इनको देखकर बब्बू बुलर क्या महसूस करते हैं? मैं सिर्फ इनको सैल्यूट कर सकता हूँ अरविंद भाई कि ये लोग डटे हुए हैं अपने मुल्क को बुलंदियों पे ले जाने के लिए दिन रात, ठीक है। और यहाँ पे हम हैं या हमारे लोग हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब असल बात आती है मेहनत करने की या मुल्क की, हमारी मुल्क की शान बढ़ाने की, तब पीछे हट जाते हैं लोग। बोलो भाई, जो यहाँ देख भी रहे हो प्रोग्राम, जरा इस तस्वीर को देखो और बताओ क्या महसूस कर रहे हो इनको देखकर? शर्म आ रही है अपने ऊपर या नहीं आ रही? आप बताएं परवीन भाई। जी अरविंद भाई, हम उस कौम का हिस्सा है, वो कौम है हम जहाँ काम करने को मतलब शर्मिंदगी, ये इस तरह का माना जाता है कि जो आदमी काम करता है ना, मेहनत करता है, उसको हम छोटा आदमी मानते हैं, ठीक है। ये सदियों से हमारे रहा है।
कि वही जो घर बैठे खा रहा है ना वो बादशाह बन रहा है। ये हम सुनते हैं ना। जी तो काम करने को हम बड़ी हिकारत से देखते हैं, काम करने वाले आदमी को, और जो ईमानदारी से अगर अपनी पूरी ड्यूटी कर भी रहा है तो हम उसको पागल बोलते हैं। और हमने इतनी यूनियंस भी बना रखी है, है तो यूनियन तो बेटरमेंट के लिए है कि कोई मालिक है वो उनका शोषण न कर सके कामगारों का, लेकिन वो अपना उनका असल टारगेट ये होता है कि कैसे न कैसे मतलब काम कम किया जाए और काम न किया जाए। तो हमारी वर्क कल्चर नहीं है ना, हम काम करना चाहते ही नहीं। हाँ ठीक है, हम बाकी सारी चीजें हम कर लेते हैं लेकिन सिवा काम के। तो जो मेहनत कश कौम है वो हमेशा से ही उन्होंने दुनिया पे तरक्की की है। ये देख लो 1900 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान को बिल्कुल रौंद दिया गया था, कुछ नहीं बचा था, वो एकदम रगड़ के रख दिया था। जर्मनी को दोनों वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से रगड़ दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन पे इस तरह के उन पे शर्तें ला दी गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कुचल के रख दिया गया जर्मनों को। तभी शायद वो जर्मनों के अंदर गुस्सा था वो नाइंसाफी का कि उनमें हिटलर पैदा हुआ। हिटलर ऐसे ही पॉपुलर नहीं होता जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवी आर्टिकल लिख देते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप उनको थोड़ा बैकग्राउंड देखिए ना, हिटलर क्यों पॉपुलर हुआ वहां पे, चाहे वो कैसा ही था, उसने जर्मन कौम को इतना उनमें जोश भर दिया कि वो 10-12 साल के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन गए फिर से। ये तो सबको माना, जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बन गई थी, चाहे वो जर्मनों की मेहनत थी, चाहे हिटलर के कारण थी, चाहे किसी भी कारण थी। मैं उसके शाह पक्ष की बात नहीं कर रहा, जो उनका ठीक पक्ष था उसके बारे में बता रहा हूँ। और जापानियों ने क्या कमाल किया, जर्मन दोबारा बर्बाद हुए, दोबारा उठ खड़े हुए। और यूरोप के अंदर वो शायद लीडिंग इकोनॉमी है, और इधर जापान को देख लीजिए, एक छोटा सा देश, वहां की वर्क कल्चर देखिए। तो हमारे पास तो सब कुछ था, लेकिन हम तो ठीक है जैसे हैं वो दिख ही रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका बायकॉट कर, तो हमारे पास है क्या जो हम बायकॉट कर देंगे। हमारी कौन सी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, आप मोबाइल पे ही ले लीजिए, वो नाम उन्होंने अपना इंडियन रख दिया, लेकिन वो सारा का सारा माल चाइना से मंगा रही है। बनाना तो हमें कुछ आता नहीं है, वो असेंबल करके। अब आईफोन ही ले लो, आईफोन बनता कहाँ है? आईफोन की 2-3 जो मेन चीजें होती है जो वो किसी को जाहिर नहीं करना चाहते, वो खुद बनाते हैं, बाकी सारा तो वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि माल सस्ता बनता है वहां पे। वो अपनी एक क्वालिटी की डिमांड कर देते हैं कि हमें इस क्वालिटी से नीचे का नहीं चाहिए, तो वो चाइनीज उसको वो क्वालिटी दे देते हैं। तो आप क्या बायकॉट करोगे, किस चीज का बायकॉट करोगे? आपको ये करना चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेके कि हम भी उनसे बेटर करके दिखाएंगे, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम उसको मार के ना, या मैं बड़ा बन जाऊंगा ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, हमारी इतनी है ना, हमारी इकोनॉमी है ना, हम फौजी ताकत में उनके सामने कहीं ठहरते। जोशीली बातों से लड़ाई नहीं जीती जाती। तो अब हमारे जैसे जो लोग हैं जो आवाज उठाते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या फिर हमें कोई बात करनी चाहिए? हम जो अपने दायरे के अंदर जो जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों में ना पड़ के लोगों को सही बातें बता सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है। ये तो है नहीं कि हम एक रातों रात ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम एक मैसेज दे सकते हैं जो हम सोशल मीडिया के थ्रू, या जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको जो सही बातें हैं वो बता सकते हैं, जो हमारे बस में चीज है। क्योंकि हम कोई या कोई लीडर या ऐसा तो है नहीं कोई इस तरह की, मतलब या सेलिब्रिटी भी नहीं है कि जिनकी बातों का बहुत बड़ा इफेक्ट जनता पे पड़े, कि जिनकी बातें लोग माने। लेकिन ये तो जरूर है ना कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार सुधर जाओ थोड़ा बहुत, और अगर आज नहीं सुधरे तो आने वाला कल बहुत बुरा होगा। इतनी सी बात अगर लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। बब्बू भाई कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। बब्बू भाई जी अरुण भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद।
मैं तो अरुण भाई यही कहना चाह रहा था कि हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, जोश के साथ होश भी जरूरी है, और जंग किसी मसले का हल नहीं होता। जितनी भी जंगें हुई हैं उनके बाद भी लोग आखिरकार बैठे